नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 28वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा। अन्य कहानियों और उपन्यासों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि पटली ससुराल आ जाती है, किंतु शारदा उसको रासू को उसके कमरे में जाने नहीं देती है। अब आगे शशि तारा और उसकी भाभी ने शारदा को बुलाया। शारदा आई, गर्दन झुकाकर घूंघट के अंदर से ही धीमे से कहा, क्या कहती हो? शशि तारा हिलडुल कर बैठी, पंखा झलती हुई बोली, एक वाजिब बात कह रही हूँ, कुछ ख्याल मत करना। जिन्हें अकल नहीं, उन्हें अकल देने के लिए आंख में उंगली गड़ाने के सिवा उपाय नहीं। वही करूँगी। उससे तुम्हारी आंखों में यदि जलन हो तो मुझे दूसना मत। शारदा के गले से जरा हंसी की आवाज़ हुई। आप लोगों को दूसूंगी? मुझ में ऐसी हिमाकत फुआ जी? पंखा झलने की गति को तेज करते हुए शशि तारा ने कहा, हिमाकत नहीं, हिमाकत तो तुम में नहीं दिखती, लेकिन अकल भी तो नजर नहीं आती। नई बहू के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती हो। शशि तारा और उनकी भाभी को अवाक करते हुए शारदा के गले से धीमा आवाज करके स्वर गूंजा, मैंने नहीं सोचा। आप इतने जने तो हैं सोचने के लिए। इतने जने? हम? तुमने तो अवाक कर दिया बड़ी बहू। हम सोचकर उसका कौन सा उपकार कर सकते हैं? सुने, तुमने इधर आत्महत्या कर लेने का डर दिखाकर पति को सिट पिटा रखा है। वह डर के मारे परेशान है। हम क्या करें? उस दिन मैं छोरे को खींच लाई। रासू इधर आ, कमरे की तो घर में कमी नहीं है। इस कमरे में नवाबी पलंग ना हो। पति को पाए तो नई बहू के लिए आम का तख्ता तो राज तख्त है। लेकिन वह डर से हाथ छुड़ाकर भाग गया। कहा, तुम्हारी बड़ी बहू आत्महत्या करेगी। अच्छा बहू, मैंने सुना तुम्हारा बाप तो बड़ा भला है। तुम में यह कैसी नीचता? सिर उठाने में घूंघट खिसक गया था। उसे जरा सा खींचकर मुंह को खुला ही रखे वह बोली, फुआ जी, 10 के चक्कर से भगवान भी भूत बन जाते हैं। फिर आदमी किस खेत की मूली है? फेरे में पड़कर भले आदमी की बेटी नीच बन जाए तो ताज्जुब ही क्या। एक तो जबान खोलना, फिर ऐसी बात। शारदा को सास से अब अपनी मर्यादा के प्रति सचेत हुए बना नहीं रहा गया, इसलिए नथ वाले मुखड़े को घुमाकर बोली, तुम घूंघट हटाकर सासों से झगड़ा कर रही हो बहू? इतना चौड़ा कलेजा कैसे हो गया? जानती हो तुम्हें सदा सदा के लिए नैहर भेज सकती हैं। इजलास का शायद शारदा को पता चल गया था और सवाल के जवाब के लिए वह तैयार ही थी। जरा तीखी हंसी हंसकर बोली, सदा सदा के लिए ही अगर जाना हो तो बाप के घर क्यों जाने लगी? आखिर यमराज के घर को तो किसी ने छीन लिया नहीं लिया? शशि तारा इस बार झंकार उठी, यमराज के घर का डर दिखाकर हमें डरा नहीं सकोगी बहू। हम रासू नहीं हैं। मैं पूछती हूँ, यह जो एक बड़े घर की लड़की आई है, जिसके बाप ने विदाई के सम्मान देकर घर को भर दिया, उसके हक को नहीं मानोगी तुम? और वह अनोखा रूप, टटका कमल, अपने पति को उससे वंचित करोगी? तुम्हें नरक में भी जगह ना मिलेगी। शारदा हंस उठी, साफ शब्दों में कहा, अच्छा ही तो है फुआ जी, नरक में जगह नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में जाऊंगी। इन्हीं तो अलावा तो जगह और नहीं, 10-20 नहीं है। दोनों ही घरनी की बोलती बंद करके शारदा उठ खड़ी हुई। छोटे देवर जी ने ताड़ के बड़े खाने की ख्वाहिश की है, चलती हूँ, ताड़ों को निचोड़ लाऊं। गर्ज की आप सबके कटघरे से निकलकर भागती है। शशि तारा ने समझा, जैसा सोचा था वैसी नहीं है। लानत देकर इससे काम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने दूसरी चाल चली। कहा, देखती हूँ सभ्यता भव्यता की पाठशाला में तुम बिल्कुल नहीं पड़ी हो बहू। गुरुजनों के सामने से बिना अनुमति लिए उठते हुए मैंने अपनी ससुराल की तरफ किसी बहू बेटी को नहीं देखा। हमने खुद भी गुरुजनों के कुछ पूछने पर हाँ हूँ करके ही जवाब दिया। उठकर जाने को कहे बिना गर्दन झुकाए नहीं बैठी हूँ। शारदा इससे भी अप्रतिभ नहीं हुई। उसने उसी तरह हंसते हुए कहा, बैठने की फुर्सत हो तो बैठने में भी सुख है फुआ जी। देखती हूँ झट जवाब देना भी तुम्हारा रोग है। भोली भाली सास पाई है, इसी से ये हाल। खैर सुनो, मैं समझौते को ही कह रही हूँ। तुम घरनी हो, बेटे की माँ, काफी दिनों तक पति सुख उठाया, उसे बिल्कुल डुबा देने से कैसे चलेगा? अग्नि को साक्षी रखकर उसका भी विवाह हुआ है। मेरी सुनो, बारी तय कर लो। शशि तारा मन ही मन हंसी।
नई का नशा सवार हो रासू पर, फिर देखती हूँ कितनी कदर रह जाती है तुम्हारी। कहाँ रह जाता है यह तेज। उस बहू का स्वाद पाने पर तुम गले में फांसी लगाओ कि डूब मरो। रासू को कुछ आता जाता नहीं। बारी की सूझ के लिए शशि तारा ने अपनी तारीफ की, पर उस तारीफ को शारदा ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। बोली, बिना इजाजत लिए ही जा रही हूँ फूफा जी। ऐसी छोटी बातें सुनने से सिर झुक जाता है। हैं? क्या कहा? हम लोग छोटी बातें कह रही हैं? नीच घर की लड़की कहने से तेरी जीभ नहीं लड़खड़ाई? शशि तारा नाच उठी। वाह, तुम खूब ऊंची बातें कर रही हो। अकेली खाऊंगी, पहनूंगी, अकेली भोग करूंगी, यह हुई महत्व की बात। बारी की बात छोटी ना हुई। बारी से तो दोनों कुल बचता है। शारदा की जबान पर बार बार कोई सख्त बात आ रही थी। उसे किसी तरह जब्त करके बोली, दोनों कुल को बचाने की जरूरत नहीं, आप लोग एक ही कुल को बचाएं। अब खड़ा नहीं रह जा सकता। मान सम्मान रखना कठिन हो जाएगा। शारदा की अपनी आंखें ही उसे अपमानित करेंगी। दो दो गुरुजनों को काठ की बारी सी बनाकर शारदा चल दी। इस चरम अपमान की घड़ी में उसे भुवनेश्वरी की याद आई। शारदा की किस्मत ही खोटी है, वरना स्नेह का वैसा एक सहारा खो देती। भुवनेश्वरी की अभी मरने की उम्र थी। हाँ, शारदा बेहया है, स्वार्थी है, लेकिन दूसरे के लिए उदार होने का नसीब उसे मिला कब? भाग्य ने तो उसे सदा छला है, और वह छलना गुरुजनों के ही हाथों में आई। बड़ों के लिए श्रद्धा समान आई भी तो कहाँ से? जहर की प्याली के बदले अमृत का उपहार कौन देता है? शशि तारा ने गाल पर हाथ रखकर अभया से कहा, सम्मान में तुम बड़ी हो मामी। तुम्हारे चरणों की धूल लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे चरणों की धूल पर लौटने को जी चाहता है कि ऐसी जहरीली गेहूं के साथ तुम गृहस्थी करती हो। कुंज की स्त्री ने कपाल पर हाथ रखकर कहा, नसीब ननद जी, नसीब। बात दरअसल यह है कि नसीब की बात उन्हें फिलहाल सूझी है ननद की दिव्य दृष्टि के प्रभाव से, और आज तक जितनी बेवकूफ़ी की है, सूद मूल सहित उसे वसूल करने की इच्छा होती है। शशि तारा ने दबी खूंखार आवाज से कहा, उस नागिन की तरफ से रासू के मन को बिल्कुल मोड़ दे सकती हूँ। ऐसी दवा मुझे मालूम है। अचूक टोटका छटपटाकर रासू नई बहू के कदम पर आ गिरेगा। बड़ी बहू उसके लिए जहर हो जाएगी। सच भाभी, ऐसी दवा तुम्हें मालूम है? शशि तारा के होठ पर एक अजीब हंसी निकल आई। मालूम नहीं है तो तुम्हारे नंदोई को ऐसे ही खरीदा हुआ गुलाम बनाकर रखे हुए हूँ। नाता गोत नहीं मानता था। खूबसूरत औरत को देखा नहीं कि पागल हो उठा। मुझे एक बागदी बुढ़िया ने दवा सिखा दी। तब से ऐसा सीधा हो गया कि मेरे सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं उठने को कहती हूँ तो उठता है, बैठने को कहती हूँ तो बैठता है, मेरी तरफ टुकुर टुकुर ताकता रहता है। मैं कहती हूँ छोड़ो भी, मेरा वही अच्छा लगता है। नौकरी नहीं है तो क्या करे, खाने की तो कमी नहीं पड़ी, मेरे अचरे में तो बंधा है वह। रासू की माँ सक पकाते हुए कहा, कोई जड़ी बूटी? रासू को तो कोई नुकसान ना होगा। लो, मैं ऐसा काम करूँगी, यह और कुछ नहीं। एक से जी हटकर दूसरे पर लगना। तो सुनो, भाग्य से परसों ही अमावस्या है। ठीक आधी रात को बहू अगर बाल बिखेर नंगी होकर किसी केले के पेड़ की जड़ में सुई गड़ा आ सके तो। शशि तारा की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि शारदा का लड़का दौड़ता हुआ है। जल्दी चलो जल्दी, मजले दादा बेहोश हो गए। मजले दादा? मजले दादा यानी रामकली? सभी दौड़ पड़े। तो क्या रामकली भुवनेश्वरी की तरह बिना नोटिस दिए? रामकली अंदर महल में गिरे पड़े, इसलिए इतना शोर मच गया। बाहर गिरे होते तो औरतें इतना करीब जाकर हु हताश नहीं कर पाती। जिन्हें छूने का अधिकार था उन लोगों ने सिर पर चेहरे पर पानी डालकर गंगा बहा दी। घर में जितने पंखे थे सभी उठा लाए। यह चिंता की ही बात ना थी, एक प्रकार का रोमांच भी था। जिस आदमी की ओर कभी कोई हिम्मत करके ताक नहीं सका, वह बेबस सा आंखें मूंदे पड़ा था। शारदा भी एक पंखा ले आई, दूर बैठी झलने लगी। सोचने लगी, अजीब है, इतने दिनों से यहाँ हूँ, आदमी ये देखने में कैसे हैं कभी नहीं देखा। इसे ही क्या कहते हैं, तप्त कंचन वर्णाभा। एक भयंकर आलोड़न से शारदा की आंखों में पानी छलक आया। ऐसे पति को छोड़कर मजली चाची को चला जाना पड़ा। इसी से स्वर्ग से नहीं जा पा रही हैं, खींचकर इन्हें अपने साथ ले जाना चाह रही हैं। मन का पति ही ऐसी चीज है। सोचा मजले चाचा माया तोड़कर चले। फिलहाल यह पता चला शारदा की आशंका अमूलक है। रामकली ने आंखें खुली। चारों ओर इतने इतने मुखड़ों को देखकर उनकी भौहें जरा सिकुड़ी। उन्होंने फिर आंखें मूंद ली। बड़ी देर बाद बोले, बाहर चंडी मंडप में मेरा बिछौना कर दो। रामकली बाहर गए। औरतों की यह हाय हाय उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। आप अपने ही पास शर्मा रहे थे। रामकली के लिए ऐसी कमजोरी अक्षम्य है। वे गिर पड़े। 5 जनों ने उनके मुंह माथे पर पानी डाला। हाय हाय,
कि इससे बढ़कर घृणा की बात क्या हो सकती है। ऐसा हुआ क्यों? बहुत दिनों से अंदर ही अंदर एक शय चल रहा था, जैसे एक टूटन की आहट सुन पा रहे हों। तभी से सेहत गिर गई। रामकली में भी आवेग का एक आलोड़न उठा। वह छोटे मोटे कद की औरत, रामकली ने जिसे कभी आदमी ही नहीं गिना, वह रामकली जैसे कठिन आदमी के भीतर की इतनी शक्ति हर लेगी, यह रामकली की धारणा से बाहर था। भुवनेश्वरी के लिए मानो वह एक वात्सल्य सनी प्रीति थी। जीवन के किसी आदर्श, किसी चिंता, किसी सुख दुख में उन्होंने उसे नहीं पुकारा। आज लगता है स्त्री पर उन्होंने न्याय नहीं किया। सदा जिसको छोटा समझा वह शायद वैसी छोटी नहीं थी, जिसे मामूली समझा वह शायद मामूली भी ना थी। स्नेह के साथ यदि थोड़ी सी श्रद्धा भी देकर रामकली उसे हृदय की सैद धर्मणी को बना ले पाते तो शायद तमाम जिंदगी इतने अकेले नहीं रहते। मृत्यु की महिमा से भुवनेश्वरी मानो बड़ी हो गई। बिस्तर पर लेटे लेटे रामकली ने तय किया कि तीर्थ यात्रा जाएंगे, वायु परिवर्तन की आवश्यकता है। 2-3 दिन तो रामकली के लिए उद्वेग में ही कट गए। चाचा के मना करने के बावजूद रासू बाहर चंडी मंडप में ही सोया। आज फिर से घर में स्वाभाविकता आई। रामकली की तीर्थ यात्रा के संकल्प से लोगों को भय हुआ, चिंता हुई। लेकिन कुछ आज ही तो नहीं हो जा रहे हैं। तैयारी चलने लगी। शशि तारा ने रासू को आज फिर बुलवा भेजा। कहा, सुनो, यदि बदन पर मर्द का चमड़ा है तो बीवी के आंसू से मत भिगोना। अजी, खुद खुशी क्या आसान है। आज तो इधर कमरे में सोना। 3 दिन रात बाहर गुजार कर रासू का मन यूं ही चंचल था। इस प्रस्ताव से और भी चंचल हो उठा, लेकिन हाँ करने की गुंजाइश नहीं थी। यह मानो वैसी ही बात है, हुई भूख है, सामने स्वादिष्ट भोजन है, पर मुंह सिला हुआ है। और फिर रासू शारदा नहीं है कि बात का फर्राट के साथ जवाब दे। उसने गर्दन झुका ली। शशि तारा ने समझा मौन सम्मति है। बोली, तुझे फिक्र करनी नहीं पड़ेगी। तू सिर्फ खाने पीने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। फुआ भतीजे की गपशप के बहाने रात कुछ ज़्यादा देर कर देंगे। उसके बाद बेचारी नई बहू के मन की तरफ जरा ताकेगा नहीं। रासू की आंखों में आंसू आ गया। वह झटपट वहां से खिसक गया। नई बहू के लिए सोचता नहीं है, वह हर वक्त ही तो सोचता है, लेकिन जिसके लिए शशि तारा को इतनी फिक्र पड़ी थी वह कहाँ है? पाट महल के लक्ष्मीकांत जी की पोती। वह मानो एक अजीब डर से काट हो गई है। इतने दिनों में उसने पहचान जरूर लिया है कि उसकी सौत कौन है। सौत इतनी डरावनी लगती है, इसकी शायद उसे धारणा भी नहीं थी। शारदा की और ठीक से ताक भी नहीं सकती वह। बोलना तो दूर की रही और बोलना तो दूर रहा, लेकिन शारदा हर दम उससे बोलती है। सबको खिलाने का भार जो शारदा पर ही है। लाचारी पटली को भी उसी के जिम्मे में पड़ना पड़ा। सास ने 2-4 रोज अपने हाथों में रखने की कोशिश भी की, पर असमर्थ। शारदा हर घड़ी उसे बुलाती, नई बहू आओ खा लो, नई बहू मूढ़ी खाओगी, तुम्हें मछली की पेटी अच्छी लगती है नई बहू, नई बहू चूरे का आम का अचार नहीं खाती हो तुम, अचार के तेल के साथ कभी कैथा खाया है, खाना चाहो तो कहाँ कहो मिलाएं। नई बहू किसकी नई बहू? शारदा यह नहीं जानती। कुटुंब की लड़की आई है, एक भार प्राप्त कर्मचारी उसका आदर जतन कर रही है। आज भी फुलोड़ी और बैगनी के लिए नई बहू को बुलाने गई। गरम गरम खाओगी? पटली ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। शारदा हैरान। नई बहू को किसी बात में ना नहीं करती, ना नहीं करती, इसलिए शारदा को बल्कि कौतुक ही होता है। सोचती है अच्छी तरह से खिला पिलाकर उसे ठंडा करके रखा जाएगा। शारदा यह नहीं समझती कि पटली डर से ही ना नहीं कर पाती। आज उसके ना कहने पर बोली, क्यों भाई, खाओगी क्यों नहीं, भूख नहीं है क्या? सिर को और भी झुकाकर पटली ने हिलाया। शारदा जरा देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं बहू, भूख की कमी तो तुम में कभी नहीं देखी मैंने। नई बहू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गर्दन कुछ और झुक गई। शारदा जाने को हुई। कहा, अच्छा तो 2-1 तिल के लड्डू भेज देती हूँ, खाकर पानी पी लो। अब की नई बहू अचानक बोल उठी, आप मेरे इतना जतन क्यों करती हैं? शारदा शायद इस सवाल के लिए कतई तैयार न थी, सो वह सकपका सी गई, लेकिन पल भर के लिए। दूसरे ही क्षण जरा तीखा हंसकर बोली, क्यों ना करूं, जतन करने का ही तो नाता है। अब तक गर्दन नीची थी, अब शायद अजानते ही उसने सिर को उठा लिया। उसकी लंबी पपनियों वाली आंखों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। उन आंखों की नजर में एक असहाय भर्त्सना फूट पड़ी। अपनी वह नजर शारदा पर रोककर ही उसने कहा, मजाक कर रही हैं? मुखरा शारदा मानो मूक हो गई। आंसू की उन 2 बूंदों की और ताक नहीं सकी, और ईश्वर जाने
हृदय के किस अनोखे रहस्य से शारदा की आंखों में भी आंसू भर आया। फिर भी अपने को जब्त करके वह बोली, मजाक ही तो किया, तो ही नहीं नहीं करना चाहिए। पटली को अब शायद ख्याल आया। 2 बूंद आंसू लुढ़का कर ही उसकी आंखें शांत नहीं हो गई। उसने आंखें नीची कर ली, किसी तरह से गले की आवाज को साफ करके कहा, मैं तो आपकी दुश्मन हूँ, मुझे रुखसत कीजिए। आप भी जी जाइए, मैं भी जी जाऊं। शारदा ने जरा उदास कौतुक से कहा, मैं तो खैर जी जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे जी जाने की वजह आपके कलेजा का पत्थर और घर भर की दया की पात्र होकर नहीं रहना पड़े मुझे। शारदा फिर मुक हो गई। देखा नई बहू के झुके हुए सिर की आड़ से आंसू बह बहकर उसकी गोद में जोड़े 2 गोरे गोरे फूले फूले से हाथों पर जमा होते जा रहे हैं। स्तब्ध होकर देर तक उस तरफ देखती रही शारदा, फिर कहा, आंखें पोंछो नहीं बहू, अब रो नहीं, आपके पैरों पड़ती हूँ दीदी, मुझे पाट महल भिजवा दीजिए। हाय राम, भेजने की मालिक मैं हूँ? वह हंसी बोली, अरे मुझी को तो हुक्म दिया गया है सदा के लिए विदा हो जा। खैर वह छोड़ो, मैं कहती हूँ, इतना इतना रूप और जवानी लिए रोती मरेगी और हटकर भाग खड़ी होगी, लड़ाई करके सौत के पति छीन नहीं लेगी। मैं लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं चाहती दीदी, लड़ाई वड़ाई नहीं चाहती? अजीब अजीब है, तब तो खैरात देनी होगी, शारदा ने उदासी से कहा और कौतुक से उसकी तरफ देखने लगी। लड़ाई का मजा ही किरकिरा कर दिया। लड़ाई में बल की आजमाइश होती है और दान खैरात में कुल उठाकर दे देने के सिवा उपाय नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी। कुछ नहीं? पति भी नहीं? नहीं। शारदा बोली, मगर दुनिया का नियम क्या है जानती है? अन मांगे सब कुछ मिलता है और मांगे भीख भी नहीं। इस बातों से ऐसी मजेदार बेगनी गोबर हो जाएगी, खा ले जो ठीक होगा। मजले दादाजी रामकली एक पतली सी बही पर झुककर तीर्थ यात्रा का हिसाब किताब लगा रहे थे कि रासू के छोटे बेटे की पुकार से चौंक कर स्नेही कोमल स्वर में बोले, क्या है भैया जी? जी माँ कह रही है वह आपसे भीख मांगेगी। रामकली हक्के बक्के से ताकने लगे। यह कैसी अजीब बात? दरवाजे के उस पर रासू की स्त्री की आहट मिली। विचलित हुए से बोले, भैया जी क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। अब की माध्यम की भूमिका जाती रही। माध्यम को महज माध्यम बनाकर शारदा ने धीमे से कहा, मुन्ना कहो कि माँ कह रही है, उसने तो कभी कुछ मांगा नहीं, घर की बड़ी बहू कुछ एक भीख मांगती है। रामकली ने सोचा, यह और कुछ नहीं, रासू की दूसरी पत्नी की वजह से होने वाला नाटक है। हो ना हो, सौत से उबी हुई यह लड़की सौत को मैके भेज देने का प्रस्ताव करने आई। कुछ विरूप होकर बोले, आखिर भीख है क्या? यह जाने बिना तो सादे कागज पर दस्तखत नहीं बनाई जा सकती बहू रानी, यदि देने की ताकत मुझ में ना हो। मुन्ने कहो कि आपके छाने से ही होगा। रासू की स्त्री के इस दुस्साहस से गर्चे रामकली चौंके, मगर चमत्कृत भी हुए और अचानक ही एक और दुस्साहसी लड़की की याद आते ही ढीले पड़ गए। बोले, अपनी माँ से कहो भैया जी, चाहने जैसी बात हो तो जरूर चाहूंगा। मुन्ने कहो कि आप तीरथ जा रहे हैं, मेरी माँ को भी अपने साथ ले जाइए। यह बात रामकली की धारणा से बाहर थी कि बहू यही कहने आई है। पागल है क्या ये लड़की? लेकिन चूंकि नितांत हास्यकर बात थी, इसलिए जरा कौतुक के स्वर में बोले, तुम्हारी माँ को ले जाऊं? इतनी जुर्रत है मुझ में भैया जी? तुम बड़े हो, माँ को ले जाना। मझले दादाजी, माँ कह रही है, मजाक में टाल जाने से नहीं चलेगा। माँ सचमुच ही भीख मांगने आई है। रामकली ने अब माध्यम का सहारा छोड़ दिया। कहा, बड़ी बहुरानी, तुम्हारी याचना बड़ी कठिन है। मैं ठहरा पुरुष कहाँ रुकूंगा, कहाँ ठहरूंगा, कहाँ घूमूंगा? दादाजी, माँ कह रही है, तकलीफ से वह नहीं हारेगी। आपकी रसोई बर्तन बासन के लिए भी तो एक आदमी चाहिए, माँ सब कर देगी। भैया जी, तुम्हारी माँ है बच्ची, सब समझ नहीं पाती। नहीं तो मुझे दोबारा कहना नहीं पड़ता। उनसे कहो, घर की बड़ी बहू के नाते उन्होंने एक मांग की, मैं उसे पूरा न कर सका, इसका मुझे दुख है। इसके बदले में उनके नाम से 20 बीघा जमीन लिख पढ़ देता हूँ, उसकी आमदनी से वह मनमाना खर्च करे। और तुम जब बड़े होंगे। मुन्ने कहो बेटे, जगह जायदाद की मुझे कोई जरूरत नहीं। 20 बीघा जमीन भी नहीं? यह लड़की इससे नहीं लुभाई? अजीब है, सच पूछिए तो यह इरादा आज रामकली का आज का नहीं है। कुछ दिनों से ऐसा कुछ करने की वह सोच रहे हैं। इस बहू को वे जितनी भी मामूली और ईर्ष्यालु समझते रहे हों, इसके बारे में उनके मन की गहराई में कोई अपराध बोध उन्हें दुखाता रहता है, इसलिए उस क्षति पूर्ति के लिए। लेकिन यह कहती क्या है, जगह जायदाद की जरूरत नहीं। जरा देर चुप रहकर बोले, तो फिर मैं क्या करूं भैया जी? वह काम कैसे करूं जिसमें लोग निंदा करें? आप तो लोक निंदा से डरते नहीं दादाजी? लोक निंदा से नहीं डरता। रामकली मानो एक अनोखे रहस्य के राज्य में
के सामने आ खड़े हुए। आखिर ये लोग रामकली को क्या समझते हैं? रामकली के बारे में रामकली का अजाना जो एक जगत है, उनकी धारणा क्या है? रामकली के बारे में रामकली का अजाना जो एक जगत है, उनकी धारणा क्या है? कौतुक के विस्मय से मितभाषी रामकली कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। लोक निंदा से नहीं डरता, यह बात कौन कहता है भैया जी? डरता हूँ जब सचमुच निंदा का काम है। बीच ही में दबा कंठ स्वर स्पष्ट हो उठा। मुन्ने कहो कि आपको अगर एक दुखी लड़की होती तो आप उसे तीरथ को ले जाते तो लोग निंदा करते। रामकली चुप हो गए। बड़ी देर बाद चुप रहने के बाद बोले, अच्छा भैया जी, तुम लोग अंदर जाओ और मुझे सोचने दो। रामकली सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। सोचेंगे कि इतनी छोटी लड़की 20 बीघा जमीन का मोह छोड़कर तीरथ जाना चाहती है, आखिर किस मानसिक स्थिति से? और यह सोच देखेंगे कि मोक्षदा को साथ लेकर बहू की विनती रखी जा सकती है या नहीं। मोक्षदा के हाथ टूटा है, पांव तो ठीक है, उनका उसका भी जीवित तो जीवन में कुछ नहीं हुआ कभी। रामकली को इस कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए था। भंडार और रसोई घर के जीवों के बारे में रामकली ने इतना ज्यादा कभी नहीं सोचा। एक लड़की बीच बीच में उन्हें सोच में डाल दिया करती थी। दिनों से वह रामकली से अलग है। रामकली ने ताज्जुब से सोचा, ओह, कब से उसके बारे में भी नहीं सोचा। वह चिंता में न पड़ जाए, इसलिए रामकली के बीमार होने की खबर उसे नहीं दी गई। लेकिन तीर्थ यात्रा की खबर, यह खबर भी दिए बिना चला जाएगा?